हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्पष्टतया स्वीकृत व्ययों की कटौती के संदर्भ में जिस व्यय को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एकस्व अधिकारों अथवा कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय। देखिए, यदि इस मद में करदाता ने कोई व्यय 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद किया है तो इसे अमूर्त संपत्ति मानकर उस पर 25% के रेट से डेप्रिसिएशन स्वीकृत किया जाता है। देखिए, इसके पहले क्या था, 1 अप्रैल 1998 के पहले क्या था कि करदाता यदि इस पर कोई व्यय करता था तो उसे 14 समान किस्तों में कटौती स्वीकृत की जाती थी। लेकिन कर निर्धारण वर्ष 2013-14 या उसके बाद में यह समाप्त हो गई है कटौती, और अब 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद यदि पेटेंट राइट पर या कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए यदि करदाता कोई व्यय करता है तो इसे अमूर्त संपत्ति मानते हुए, इंटेंजिबल एसेट मानते हुए इस पर 25% के रेट से डेप्रिसिएशन स्वीकृत किया जाता है। यदि करदाता ऐसे अधिकारों का हस्तांतरण चालू गत वर्ष में करता है तो अब हम इसको अगर आगे इसको हम डिस्कस करते हैं तो ये देखेंगे कि यदि ऐसे अधिकारों का हस्तांतरण चालू गत वर्ष में किया जाता है तथा विक्रय मूल्य मूल लागत या उससे कम हो तो ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य को व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। और यदि विक्रय मूल्य मूल लागत से अधिक है तो मूल लागत तक की राशि तो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर योग्य होगी और उसके आधिक्य की जो राशि है वो पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। इसके बाद हम अगली जिस व्यय पर आते हैं वो है दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के व्यय, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। देखिए, करदाता को ये कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35A के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है। इसके अंतर्गत यदि पूंजीगत व्यय किया गया है, यदि करदाता ने कोई पूंजीगत व्यय किया है तो ऐसे पूंजीगत व्यय इसके भुगतान वर्ष को सम्मिलित करते हुए लाइसेंस की अवधि के वर्षों में समान रूप से कटौती योग्य माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए करदाता ने 35,000 रुपये इसके लिए व्यय किए और 7 वर्ष के लिए लाइसेंस लिया है तो 35,000 को हम 7 से डिवाइड करके प्रतिवर्ष करदाता को 5,000 रुपये की कटौती इसके लिए स्वीकृत करेंगे। अब यदि करदाता किसी वर्ष में लाइसेंस को हस्तांतरित कर देता है तो इसके रेफरेंस में हमको इसको समझना होगा कि करदाता ने यदि इस संबंध में किए गए व्यय के उपरांत कटौती स्वीकृत होने के बाद यदि मान लीजिए इस लाइसेंस को हस्तांतरित कर दिया है तो हम इसका क्या व्यवहार करेंगे। तो पहली स्थिति आती है, इसको समझने के लिए हम समझें कि अगर मान लीजिए करदाता ने इसको हस्तांतरण किया है और हस्तांतरण से प्राप्त पूंजीगत राशि 20,000 रुपये है और इस लाइसेंस को प्राप्त करने की लागत 30,000 रुपये थी, लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष थी, तो हम क्या मानेंगे कि अगर 3 वर्ष बाद इसका हस्तांतरण कर दिया गया है तो पहली बात तो ये कि 30,000 का लाइसेंस की कॉस्ट जो आई थी 10 वर्ष की अवधि के लिए तो 3,000 रुपये प्रति वर्ष करदाता को कटौती स्वीकृत होती। 3 वर्ष बाद इसका हस्तांतरण कर दिया यानी कि 9,000 रुपये तक की कटौती तो करदाता ने अवेल कर ली, परंतु उसके बाद 7 वर्षों के लिए जो 21,000 रुपये की कटौती थी उसे करदाता अवेल नहीं कर पाया, करदाता उसको नहीं वसूल कर पाया। परंतु क्योंकि हस्तांतरण 3 वर्ष बाद ही कर दिया गया, ऐसे में कटौती हेतु स्वीकृत होने से बची किस्तों की राशि 21,000 रुपये हस्तांतरण से प्राप्त पूंजीगत राशि 20,000 रुपये से अधिक है। अतः 21,000 और 20,000 का जो अंतर है 1,000 रुपये की राशि को लाइसेंस हस्तांतरण किए जाने वाले गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको कि आप हर बार ये देखेंगे कि यदि पेटेंट राइट या दूर संचार सेवाओं के लिए प्राप्त किया गया लाइसेंस यदि करदाता ने हस्तांतरित किया है और हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली उसकी जो पूंजीगत राशि है वो उसकी मूल लागत से बराबर है, अधिक है या कम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका व्यवहार करते हैं, उसे व्यापार एवं पेशे की आय में शामिल करते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम अगर इस व्यय पर ध्यान दें
तो पहले इन्होंने लिखा है निर्दिष्ट व्यवसाय, यानी कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जिन पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती स्वीकृत की जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्दिष्ट व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। तो देखो, आयकर अधिनियम की धारा 35 AD के अंतर्गत ये कटौती स्वीकृत की जाती है। उसमें निर्दिष्ट व्यवसाय से क्या आशय है, उसमें एक व्यवसाय को इस निर्दिष्ट व्यवसाय में शामिल नहीं किया गया है। कुछ अलग अलग व्यवसाय हैं जिनको निर्दिष्ट व्यवसाय में शामिल किया गया है। ऐसे में पहला हम लेते हैं शीतकार श्रृंखला सुविधाएं, कोल्ड चेन फैसिलिटी की स्थापना अथवा उनका संचालन, जो कि 1 अप्रैल 2009 को या यदि उसके बाद किया गया हो तो उसको इसके लिए शामिल किया जाता है। इसी तरीके से कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए, है ना, उनके गोदामीकरण की सुविधाओं की स्थापना करने एवं उनका संचालन यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद किया गया हो तो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह भारत में कहीं भी 2 सितारा या उसके ऊपर के वर्ग के लिए होटल का निर्माण एवं संचालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद यदि कोई व्यय किया गया है। इसी तरह भारत में कहीं भी कम से कम 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण एवं संचालन किसी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद किया गया हो। इसी तरह किसी भी अधिसूचित आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद किया गया हो। इसी तरीके से अब यहाँ जो ये अधिसूचित आवासीय परियोजना हम जो ले रहे हैं उसमें गंदी बस्ती के पुनर्विकास के लिए या उसके पुनर्वास की योजना भी इसमें शामिल की गई है। इसी तरीके से मान लीजिए 1 अप्रैल 2011 को या इसके बाद खाद निर्माण के लिए नया प्लांट लगाया गया हो अथवा मौजूदा जो प्लांट है उसकी क्षमता बढ़ाने के क्रम में कोई कार्य किया गया हो। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद अंतर्देशीय आदान डिपो का या आदान ढुलाई स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना एवं उसका संचालन किया गया हो। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद मधुमक्खी पालन तथा शहद एवं मोम का उत्पादन करने का व्यवसाय शुरू किया गया हो। 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद चीनी के भंडारण के लिए गोदामीकरण की सुविधा की स्थापना एवं संचालन उनका शुरू किया गया हो। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2014 को या इसके बाद लौह अयस्क के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन को डालना एवं उसका परिचालन करना शुरू किया हो। इसी तरीके से एक अर्धचालक वेफर फैब्रिकेशन, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन निर्माण इकाई की स्थापना तथा परिचालन करना यदि यह इकाई बोर्ड द्वारा अधिसूचित हो। इसी तरह से यदि 1 अप्रैल 2017 को या इसके बाद आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए अथवा रखरखाव करने के लिए या संचालित करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए या उनको विकास करने के लिए यदि शुरू किया गया है तो उसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एवं बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई खर्चा वहन करने योग्य आवास संबंधी परियोजनाओं के तहत आवासीय योजना यदि 1 अप्रैल 2011 को या इसके बाद उसका निर्माण अथवा विकास करना शुरू किया हो। तो ये कुछ निर्दिष्ट व्यवसाय हैं जिसे धारा 35 AD की कटौती के लिए जो है शामिल किया गया है। अगला बिंदु जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है कटौती की प्रकृति एवं सीमा। तो किसी भी करदाता को पूर्णतया निर्दिष्ट व्यापार के उद्देश्यों के लिए यदि उसने कोई पूंजीगत व्यय किया है तो उसकी संपूर्ण राशि की जो कटौती है उस गत वर्ष में दे दी जाएगी जिस गत वर्ष में उसने निर्दिष्ट व्यापार चलाया है अथवा ऐसा कोई व्यय किया है। परंतु यदि ऐसा व्यय व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व ही कर दिया है तथा उसने कर दिया, मान लो व्यापार बाद में शुरू हुआ और व्यय पहले ही कर दिया, तथा व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि को ऐसे व्यय को करदाता की पुस्तकों में यदि पूंजीकृत कर दिया जाता है तो कटौती उस गत वर्ष में दी जाएगी जिस गत वर्ष में करदाता ने निर्दिष्ट व्यवसाय को प्रारंभ किया है। अगली शर्त हमारी आती है आवश्यक शर्तों की पूर्ति। देखिए, यदि करदाता को निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती की यदि उसे सुविधा लेनी है तो उसे कुछ निश्चित शर्तें हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत, तो उसे पूरा करना आवश्यक है। जैसे यदि उसने इस व्यवसाय की स्थापना की है तो उसने ऐसे ही व्यवसाय जो पहले से कोई ऐसा व्यवसाय यदि मौजूद है
उसका जोड़ तोड़ करके इस व्यवसाय की स्थापना नहीं की हो। दूसरा, यदि निर्दिष्ट व्यवसाय की स्थापना किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व में काम में ली गई किसी मशीन या प्लांट के हस्तांतरण से की जाती है तो कटौती स्वीकृत नहीं होगी, है ना। यदि इसी तरीके से पूर्व में काम में ली गई प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य निर्दिष्ट व्यवसाय में काम में ली गई प्लांट एंड मशीनरी के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है तो ही इसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी। इसी तरीके से यदि निर्दिष्ट व्यवसाय देश के आर पार प्राकृतिक गैस अथवा क्रूड या पेट्रोल वितरण के लिए नेटवर्क बिछाने के लिए शुरू किया गया है तो भी करदाता को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। जैसे ऐसा व्यवसाय भारत में पंजीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्व में होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा उपक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा यदि अनुमोदित है तो ये कटौती उसे स्वीकृत की जाएगी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य गजट के माध्यम से ये अधिसूचित होना चाहिए। इसका परिचालन 1 अप्रैल 2007 को या इसके बाद प्रारंभ किया गया हो। इसी के अलावा करदाता को इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिनका भी उसे ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि निर्दिष्ट व्यवसाय एक नई आधारभूत सुविधा विकसित करने अथवा रखरखाव करने एवं संचालित करने अथवा विकसित करने रखरखाव करने एवं संचालित करने के लिए की गई है तो करदाता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा व्यवसाय भारत में पंजीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या बोर्ड के निगम के स्वामित्व में होना चाहिए। तो देखिए 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमने इसके संदर्भ में देखी। पहला कि निर्दिष्ट व्यवसाय क्या होता है, किस किस को इसमें शामिल किया गया है, कटौती की प्रकृति एवं सीमा क्या है, आवश्यक शर्तों की पूर्ति जो कि करदाताओं की इसकी कटौती लेने के लिए करनी आवश्यक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि यदि ऐसे व्यय के संबंध में अन्य किसी धारा के तहत करदाता किसी भी वर्ष में कोई कटौती चाहेगा तो उसे स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस प्रकार इस धारा के तहत भी अन्य किसी गत वर्ष में कोई कटौती नहीं दी जाएगी। यानी कि करदाता एक बार यदि सेक्शन 35 AD में कटौती ले लेता है तो उससे इस व्यय की कटौती किसी अन्य धारा में स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती की करदाता ने मान लीजिए डिमांड की है तथा कटौती स्वीकृत भी हो गई है तो उसी कर निर्धारण वर्ष के लिए या किसी भी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए करदाता को निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में अन्य किसी धारा में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए करदाता ने अपने निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए कोई संपत्ति क्रय की है और उस संपत्ति को मान लीजिए उसकी कटौती उसने इस धारा में 35 AD में उसने कटौती भी स्वीकृत करा ली है तो उससे उस संपत्ति को प्राप्त करने अथवा निर्माण करने के गत वर्ष से प्रारंभ करके 8 वर्षों तक उस निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए उस संपत्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए करदाता इस संपत्ति को किसी अन्य व्यवसाय में हस्तांतरित कर देता है तो जितनी कटौती स्वीकृत की गई है उसे व्यापार एवं पेशे शीर्षक में आय मान करके कर योग्य आय में शामिल कर लिया जाता है। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने की है कि इसमें धारा 35 के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली ह्रास की जो राशि है वो ठीक वैसे ही स्वीकृत की जाएगी जैसे कि हम व्यवसाय एवं पेशे के अंतर्गत अन्य संपत्तियों के संबंध में करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो डेप्रिसिएशन की कटौती है जो कि स्पष्टतया स्वीकृत व्यय में आती है, इस ह्रास की कटौती को मैं आपको विस्तृत रूप से एक बिल्कुल अलग हम इसका सेशन लेके इसको करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार एवं पेशे में डेप्रिसिएशन की जो मद है वो कितना इम्पॉर्टेंट भाग रखती है। इसी तरीके से यदि किसी संपत्ति के संबंध में धारा 35 AD के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की गई है तथा उस संपत्ति के ध्वस्त होने, नष्ट होने अथवा हस्तांतरित होने पर कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे भी कर योग्य माना जाएगा एवं व्यापार एवं पेशे की आय में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह कुछ अन्य प्रावधान भी है इस कटौती के संबंध में, जैसे पूंजीगत प्रकृति के व्ययों में मान लो भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेखों को प्राप्त करने पर कोई व्यय करता है करदाता तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। इसी तरीके से करदाता के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष के लिए ऐसे व्यवसायों के बही खातों का
अंकेक्षण चार्टेड अकाउंटेंट से करवाए तथा अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करे, जो विधिवत रूप से लेखापाल द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिए, अन्यथा इस धारा की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यय के संबंध में किसी एक व्यक्ति को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या निर्धारित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के अलावा अन्य किसी माध्यम से एक दिन में किया गया भुगतान अथवा भुगतानों का योग 10,000 रुपये से अधिक राशि का हो तो ऐसे व्यय को पूंजीगत प्रकृति के व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा है स्टूडेंट्स कि करदाता को कुछ निर्दिष्ट व्यवसाय में यदि वो व्यय करता है तो उसके कटौती स्वीकृत करने के लिए किन किन प्रावधानों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। अगली क्लास में हम कुछ और मदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।